लेसन 4 सूखी डाली नोट्स पार्ट 1। अवतरणों पर आधारित प्रश्न। आए वह तमीज तो बस आप लोगों की है, मैंने कहा तुम तो लड़ती हो। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का आशय संदर्भ सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वक्ता इंदु है और श्रोता बड़ी बहू है। परिवार की छोटी बहू बेला संपन्न घराने की है और परिवार में सबसे अधिक पढ़ी लिखी भी है। उसने परिवार में पिछले 10 वर्षों से काम कर रही मिश्रानी रजवा को यह कहकर काम से हटा दिया कि उसे काम करना नहीं आता। जब इंदु ने भाभी को समझाया कि नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए, तब छोटी बहू ने ये शब्द कहे। वक्ता का परिचय दीजिए। उत्तर, इंदु दादा मूलराज की पोती है, जो कि सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। उसने प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती को बहुत प्यार भी करते हैं। वह तमीज तो बस आप लोगों को है। यह वाक्य किससे कहा? इस कथन से उसके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर, यह वाक्य परिवार की छोटी पतोहू, जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, ने इंदु से कहे। उसे अपने मायके परिवार की संपन्नता और तौर तरीकों पर नाज है। हर बात पर वह अपने मायके का बड़पन दिखाती है और छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो उठती है। बेला का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, बेला एकांकी सूखी डाली की प्रमुख स्त्री पात्र है, जो दादा मूलराज के पोते नरेश की पत्नी है। वह लाहौर के प्रतिष्ठित एवं संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की है। उसे अपने परिवार की संपन्नता तथा तौर तरीकों पर नाज है। वह छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो उठती है। वह दूसरों की भावनाओं को नहीं समझती। वह अपने पति परेश का भी आदर नहीं करती। अंत में वह अपने परिवर्तित परिवार से सबका आदर पाती है। और वह ढंग मुझे नहीं आता, मैंने नौकर तो यही आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। उपर्युक्त कथन किसका है? उसके संबंध में बताइए। उत्तर, उपर्युक्त कथन छोटी बहू बेला का है। वह परिवार की सबसे छोटी बहू है। उसे अपने परिवार की संपन्नता पर बहुत नाज है, इसीलिए हर बात पर वह अपने मायके का बड़पन दिखाती है। वह जरा सी बात पर नाराज हो जाती है। उपर्युक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बेला ने परिवार में पिछले 10 वर्षों से काम कर रही रजवा को यह कहकर काम से हटा दिया कि उसे काम करना नहीं आता। जब इंदु ने भाभी को समझाया कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है, तब बेला ने यह बात कही। वक्ता ने अपने परिवार के बारे में क्या कहा? उत्तर, बेला हर समय अपने मायके परिवार का बड़पन दिखाती है। वह हर बात पर कहती है कि मेरे मायके में ऐसा होता है, मेरे मायके में ऐसा नहीं होता। नौकरों से काम भी वही ले सकता है जिसे काम की परख हो। उसके मायके में ऐसी गवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी नहीं टिक सकती। इंदु कौन है? उसका परिचय दीजिए। उत्तर, इंदु दादा मूलराज की पोती है, जो कि सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। उसने प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती को बहुत प्यार भी करते हैं। मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटका कर अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गवार और असभ्य है। प्रस्तुत अवतरण किस एकांकी से लिया गया है? उपर्युक्त पंक्तियां किसने, किससे, किस संदर्भ में कही है? उत्तर, प्रस्तुत अवतरण सूखी डाली एकांकी से लिया गया है। उपर्युक्त पंक्तियां इंदु ने परिवार की बड़ी बहू को तब कही
जब बेला ने परिवार की सबसे पुरानी नौकरानी रजवा को यह कहकर काम से निकाल दिया कि इसे तो काम करना ही नहीं आता है और हर बात पर वह अपने मायके का बड़पन दिखाती है। वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसके मायके में किस प्रकार का वातावरण था? उत्तर, वह शब्द का प्रयोग परिवार की छोटी बहू व परेश की पत्नी बेला के लिए किया गया है। उनके अनुसार उसका परिवार संपन्न है। उसके घर में नौकर चाकर है। उसे अपने ससुराल के परिवार वालों के रहन-सहन और तौर तरीके अच्छे नहीं लगते। वह अपने मायके वालों के सामने ससुराल वालों को कुछ नहीं समझती। उसके मायके और ससुराल के वातावरण में क्या अंतर है? उत्तर, बेला का मायका परिवार एक संपन्न परिवार है जहां अनेक नौकर चाकर है। वहां संबंधों को अधिक महत्व न देकर नौकर चाकरों, अच्छे फर्नीचर और अच्छे तौर तरीकों को अधिक महत्व दिया जाता है। परंतु उसका ससुराल एक संयुक्त परिवार है जिसे परिवार के मुखिया दादा मूलराज ने एक वट वृक्ष की भांति एकता के सूत्र में बांध कर रखा है। वहां दिखावे की अपेक्षा संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है और परिवार के हर सदस्य का सम्मान उसकी आयु और संबंध के अनुसार होता है। उसका मन ससुराल में क्यों नहीं लगता? अपनी गृहस्थी अलग बसाने के लिए वह क्या चाहती है? उत्तर, बेला का मन ससुराल में इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसे इस घर की कोई वस्तु पसंद नहीं आती और अपने मायके को लेकर उसमें दर्द की भावना बहुत अधिक है तथा उसे घर का कोई सदस्य पसंद नहीं करता। सब उसकी निंदा करते हैं, इसलिए वह अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है। वह चाहती है कि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख शांति से रह सकती है। फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरी की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट करें। उत्तर, वक्ता छोटी भाभी है और श्रोता बड़ी बहू है। जब बड़ी बहू ने यह कहा कि बेला को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना आदि कुछ भी पसंद नहीं है और उसे हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है, तो उसकी बात सुनकर छोटी बहू ने उपर्युक्त वाक्य कहा। फिर कैसे चलेगा? वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अपनी बहू बेला की बातें सुनकर छोटी भाभी चिंतित हो जाती है कि यदि उसे हमारे घर का रहन-सहन, खाना पीना, ओढ़ना पहनना कुछ भी नहीं पसंद तो उसका इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस घर में तो सब मिलजुल कर रहते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में वक्ता अपने परिवार की किस विशेषता का उल्लेख कर रहा है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों में छोटी भाभी अपने परिवार के बारे में बताते हुए कहती है कि इस घर में तो सब मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ बड़ों का आदर होता है, अपने घर की रूखी को भी दूसरी की चुपड़ी से बेहतर समझा जाता है, यहाँ नौकरों से दया का व्यवहार होता है और छोटों को प्रेम पूर्वक रखा जाता है। वक्ता के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। उत्तर, वक्ता छोटी भाभी बेला की सास है और इंदु की माँ है। वह बहुत सीधी सादी महिला है। उसे संयुक्त परिवार के मूल्यों की जानकारी है। वह बहुत समझदार है। इंदु और बड़ी भाभी के द्वारा छोटी बहू की आलोचना करने पर भी वह अपनी बहू को बच्ची है कहकर बात टालना चाहती है। वह बड़े प्यार से अपनी बहू को हर बात समझाती है। इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। उपर्युक्त वाक्य का संदर्भ लिखिए। उत्तर, जब बेला ने अपने कमरे में से सारा पहले वाला फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया और कहने लगी कि वह इन टूटी फूटी कुर्सियों और गलेसरे फर्नीचर को अपने कमरे में नहीं रहने देगी, तब परेश ये शब्द कहता है। वक्ता और श्रोता कौन कौन है? दोनों का परिचय दीजिए। उत्तर, वक्ता मंझली बहू है,
जो परेश के कहे हुए शब्द मंझली और बड़ी बहू को बता रही है। परेश दादा मूलराज का पोता है, जो नायब तहसीलदार है। मंझली बहू परिवार की मंझली भाभी है। वह बहुत ही प्रसन्न चित्तमहिला है। हर बात पर हंसना उसका स्वभाव है। फर्नीचर के संबंध में किसका कथन उद्धृत किया जा रहा है? उत्तर, फर्नीचर के संबंध में दादा मूलराज के पोते परेश का कथन उद्धृत किया जा रहा है। परेश का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, परेश दादा मूलराज का पोता है, जो नायब तहसीलदार है। उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित परिवार की सुशिक्षित कन्या से हुआ है। वह दादाजी का बहुत सम्मान करता है, इसलिए अपनी पत्नी के व्यवहार आदि के संबंध में खुलकर बात करने का साहस नहीं जुटा पाता। वह दबी जुबान में दादाजी से कहता है कि उसकी पत्नी आज़ादी चाहती है, परंतु दादाजी के समझाने पर वह उनकी बात को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेता है। वह बड़ों का सम्मान करता है। 6. तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? उपर्युक्त वाक्य किसने, किससे, किस संदर्भ में कहा है? उत्तर, उपर्युक्त वाक्य बड़ी भाभी ने छोटी भाभी से तब कहा जब इंदु ने अपनी माँ को बताया कि दादाजी के कपड़े गुसलखाने में पड़े हैं और बेला भाभी ने उन्हें धोया नहीं है। तब छोटी भाभी अपनी बहू को समझाने की बात करती है। छोटी बहू कौन है? वह किस पारिवारिक परिवेश से आई है? उत्तर, छोटी बहू दादा मूलराज के पोते परेश की पत्नी है। वह लाहौर के प्रतिष्ठित एवं संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की है। उसे अपने परिवार की संपन्नता तथा तौर तरीकों पर नाज है। उसका परिवार संयुक्त परिवार नहीं है। उसके घर में स्वच्छंदता का वातावरण था, इसलिए उसे सम्मिलित परिवार में रहने का अनुभव ही था। वह परिवार से क्यों अलग होना चाहती थी? उत्तर, बेला का मन ससुराल में इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसे इस घर की कोई वस्तु पसंद नहीं आती और अपने मायके को लेकर उसमें दर्द की भावना बहुत अधिक है तथा उसे घर का कोई सदस्य पसंद नहीं करता। सब उसकी निंदा करते हैं, इसलिए वह अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है। वह चाहती है कि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख शांति से रह सकती है। वह बात बात में किस बात की चर्चा करती रहती है? उत्तर, छोटी बहू बेला बात बात में अपने परिवार की संपन्नता और तौर तरीकों पर नाज करती है और कहती है कि उसके मायके में यह होता है, उसके मायके में यह नहीं होता। अपने मायके के सामने वह किसी को कुछ नहीं समझती। 7. मैं कहा करता हूँ न बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। वक्ता कौन है? उसके मन में ये विचार किस घटना को देख कर आए? उत्तर, वक्ता दादा मूलराज है, जो कि परिवार के मुखिया है। उनका मंझला बेटा करमचंद उनके पास बैठकर उनके पाँव दबा रहा है और बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। उन्होंने वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी है और उसे पानी दे रहे हैं। उस समय दादाजी ने उपर्युक्त वाक्य कहा। वक्ता ने अपने परिवार की तुलना बरगद के पेड़ से क्यों की है? उत्तर, वक्ता दादा मूलराज ने अपने परिवार की तुलना बरगद के पेड़ से इसलिए की क्योंकि वट वृक्ष की अनेक डालियां होती हैं, जो कि आपस में मजबूती से जुड़ी होती है। इसी प्रकार दादाजी का परिवार भी आपसी संबंधों में मजबूती से जुड़ा था। परिवार के सभी सदस्यों में सामंजस्य और आत्मीयता थी। जिस प्रकार सभी डालियां वृक्ष का हिस्सा होती है, चाहे वे छोटी हो या बड़ी, उसी प्रकार दादाजी के परिवार में बच्चे, युवा तथा इससे अधिक आयु के स्त्री पुरुष भी उस परिवार के अटूट हिस्से की तरह थे। उनमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं था। एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसरा न आएगी। इस कथन से वक्ता का क्या आशय है?
उत्तर, यह कथन दादा मूलराज ने कहा था कि जिस प्रकार यदि वृक्ष से एक डाली टूटकर अलग हो जाए और फिर उसे कितना ही पानी क्यों न दिया जाए, परंतु वह फिर से हरी नहीं हो पाती, उसी प्रकार यदि परिवार में एक भी दरार पड़ जाए या वह बिखर जाए, तो कितना ही प्रयत्न क्यों न किया जाए, परिवार फिर से नहीं जुड़ पाता। घ उपर्युक्त कथन किस एकांकी से लिया गया है? उसमें एकांकिका ने क्या संदेश दिया है? उत्तर, उपर्युक्त कथन सूखी डाली एकांकी से लिया गया है। एकांकी के माध्यम से उपेंद्रनाथ अश्क ने यह संदेश दिया है कि यदि दूरदर्शिता, सूझबूझ और समझदारी से काम लिया जाए तो पारिवारिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है और परिवारों को टूटने से बचाया जा सकता है। एक बार परिवार में यदि एक अलग हो जाए तो फिर प्रयत्न करने पर भी वह एक नहीं हो सकता। 8 बड़पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। क वक्ता और श्रोता का परिचय दीजिए तथा कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वक्ता दादा है, जिनका नाम मूलराज है। वे परिवार के मुखिया हैं, जिन्होंने अपने परिवार को एक वटवृक्ष की भांति संजोकर रखा है। श्रोता कर्मचंद है, जो कि दादा का मंझला लड़का है। ख वक्ता और श्रोता का संबंध स्पष्ट करते हुए वक्ता के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, वक्ता परिवार के मुखिया दादाजी हैं, जिनका नाम मूलराज है, और श्रोता उनका मंझला बेटा कर्मचंद है। वक्ता दादा मूलराज ने अपने परिवार को एक वट वृक्ष की भांति संजोकर रखा है। उन्होंने अपनी परिश्रमशीलता, दूरदर्शिता एवं लगन के कारण अपनी जमीन को 10 गुना बढ़ाया। जब उन्हें परेश के अलग होने की संभावना का पता चलता है तो वे अत्यंत बुद्धिमानी, सूझबूझ और व्यवहार कुशलता से स्थिति को संभाल लेते हैं। यद्यपि पूरे परिवार पर उनका नियंत्रण है, तथापि उन्हें तानाशाह नहीं कहा जा सकता। मन में बड़पन से वक्ता का क्या आशय है? उत्तर, दादा मूलराज करमचंद से कहते हैं कि बड़पन बाहर की वस्तु नहीं है, उसे तो अपने व्यवहार से अनुभव कराया जा सकता है। यदि बहू को घृणा के बदले घृणा के स्थान पर प्यार और आदर सत्कार देंगे तो उसकी घृणा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसी को बड़पन कहते हैं। घ छोली बहू कौन है? उसके चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, छोटी बहू दादा मूलराज के पोते परेश की पत्नी है। वह परिवार की सबसे छोटी बहू है। उसे अपने मायके परिवार की संपन्नता तथा तौर तरीकों पर नाज है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो उठती है। वह दूसरों की भावनाओं को नहीं समझती, परंतु जब वह दादाजी की परेशानी को समझती है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और वह सबका आदर पा जाती है। 9 ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। क वक्ता और श्रोता कौन कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वक्ता दादा मूलराज जी है और श्रोता उनका मंझला बेटा करमचंद है। जब दादाजी का मंझला बेटा करमचंद दादाजी को बताता है कि छोटी बहू में अभिमान की मात्रा जरूरत से भी ज्यादा है, वह अपने मायके घर को इस घराने से ज्यादा बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है, तब दादाजी ने उपर्युक्त कथन कहा। ख वक्ता का परिचय दीजिए। उत्तर, वक्ता दादा मूलराज एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, जिन्होंने अपने परिवार को एक वट वृक्ष की भांति संजो कर रखा है। उसकी आयु 72 वर्ष है, परंतु वे पूर्ण स्वस्थ हैं। वे हर समस्या की गंभीरता को समझते हैं तथा परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लेते हैं। वक्ता ने बड़पन एवं महानता के संबंध में क्या क्या कहा है?
उत्तर। दादा मूलराज ने ठूठे वृक्ष के उदाहरण से स्पष्ट किया कि कोई भी परिवार केवल बड़ा होने से बड़ा तथा महान नहीं हो सकता। परिवार का बड़पन एवं महानता इसी बात में है कि वह उसमें रहने वाले सभी सदस्यों को स्नेह दे, उनकी समस्याओं को शांति से सुलझाए और सबको प्रसन्न रखे। घ। सूखी डाली एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर। सूखी डाली एकांकी में एक संयुक्त परिवार की कथावस्तु का चित्रण किया गया है। एकांकीकार का उद्देश्य यह चित्रित करना है कि यदि परिवार का मुखिया दूरदर्शी, बुद्धिमान तथा व्यवहार कुशल हो तो परिवार के सदस्यों के विचारों एवं स्वभाव में भिन्नता होते हुए भी वे सब एकता की डोर से बंधे रहते हैं। किस स्माइली तुम्हारी बहू को रजाई के अब्रे और मलमल का थान पसंद नहीं आया? तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने? कम उपर्युक्त कथन किसने, किससे तथा किस संदर्भ में कहा है? उत्तर। उपर्युक्त कथन दादा मूलराज ने अपने पोते परेश से तब कहे जब उनका मंझला बेटा करमचंद उन्हें बताकर जाता है कि उसने मलमल के थान और रजाई के अब्रे लाकर दिए थे और तो सबने रख लिए, पर छोटी बहू को वे पसंद नहीं आए। ख। रजाई के अरे और मलमल के थान के अलावा बहू को कौन सी चीज पसंद नहीं थी? उत्तर। रजाई के अब्रे और मलमल के थान के अलावा बहू को उस घर का फर्नीचर भी पसंद नहीं आया जिसे वह पुराना, टूटा फूटा, गलासड़ा और बेडौल बताती है। ग। ताऊ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उन्होंने दादाजी से बहू के संबंध में क्या बात कही थी? उत्तर। ताऊ शब्द का प्रयोग यहाँ दादाजी मूलराज के मंझले बेटे तथा परेश के ताऊ जी करमचंद के लिए किया गया है। उन्होंने कहा था कि उनके द्वारा लाए गए मलमल के थान और रजाई के अब्रे बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके घराने को वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। घ। वक्ता ने श्रोता को इस समस्या से निपटने के लिए क्या सुझाव दिया? उत्तर। दादा मूलराज अपने पोते परेश से कहते हैं कि उसके ताऊ पुराने समय के आदमी हैं, इसलिए उन्हें नए फैशन की चीजें खरीदनी नहीं आती। इसलिए वह छोटी बहू को बाजार ले जाए ताकि वह अपने पसंद की चीजें ले सके।